हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जितना कम समय है उतनी ज़्यादा कोशिश आप भी करिए, मैं भी कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन और रिवाइज करवा सकूँ। नए चीज़ों में मत फंसिए, उससे आपका ही लॉस होगा। चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू आप नई चीज़ों को इंक्लूड करिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे शिक्षण अधिगम की क्लास लेने चल रहे हैं, जो कि 2019 से लेकर 17 तक का क्वेश्चंस जितना भी है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। पेपर का ही चीज़ रिवीज करेंगे, पेपर का ही चीज़ रिपीट करेंगे, वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप शार्लिंग रेड क्लास बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 2019 से, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? यह अभिप्राय किसका है कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है? एलन गेज ने कहा है, रायबर्न ने कहा है, बीओ स्मिथ ने कहा है, किसी कोड ने कहा है? फटाफट बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 19 में आया हुआ प्रश्न है, 17, 18, 19 बहुत नज़दीक के हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए सही बताइए राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, वक्त लेते हुए हम आराम से करेंगे। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये एक ऑब्जेक्टिव वाला प्रोसेस है जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपने एम तक पहुंचने के लिए कार्य कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। यह बात किसने कही है तो आप सभी को बताना चाहूँगी। फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पे बीओ स्मिथ साहब ने कहा है। आगे चलें, कोई भी डाउट नहीं होना। देखिए दूसरा, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। दो विधि, ये आगमन विधि और निगमन विधि से आपको प्रश्न जो है सीटेट में ज़्यादा मिलेगा। टेट में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन सीटेट में आपको ज़्यादा मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि ये सारे टॉपिक्स कैसे आपके एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे। अब बताइए कि आप आगमन विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्याकरण में करते हैं, निबंध में, कि गद्य में, कि पद्य में? किस शिक्षण में आप आगमन विधि का प्रयोग करके चीज़ों को पढ़ाते हैं या समझाते हैं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं, राइट आंसर है व्याकरण। ग्रामर में आप पहले उदाहरण बताते फिर आप रूल बताते हैं, यही एक उचित तरीका होता है। अगर आप बच्चे को डायरेक्ट रूल बताएंगे फिर एग्जाम्पल बताएंगे तो वो कम समझ में आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो आप रूल बताओ फिर आप एग्जाम्पल बताओ तो बड़े बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर पहले आपको उदाहरण देना पड़ता है फिर नियम बताना पड़ता है। दोनों विधि अलग अलग स्तर के बच्चों के ऊपर लागू की जाती है। समझ में आई बात? क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होंगे? आगमन है, और कैसे पहचानेंगे आगमन और निगमन? जिसको याद है उनके लिए तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं याद है एक ट्रिक जान लीजिए। निगमन का मतलब ना वहाँ पे निगमन में आएगा तो नियम, तो नियम जिसमें आएगा रूल हो जाएगा। पहले रूल बताओ फिर उदाहरण, तो ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। आगे चले, दो क्वेश्चन देख लिया। चलिए तीसरा देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? ऐसी कौन सी सामग्री, मटेरियल आप कह सकते हैं, यहाँ पर है जिसमें सुनना और देखना दोनों काम बढ़िया तरीके से हो सकता है? यही एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो धन व्यवस्था, शिक्षकों की पसंद, पद शिक्षण में, या विषय वस्तु की प्रकृति? बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि कौन सी श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है, सबसे सही है या सबसे अच्छा है, उचित है और यूज़फुल भी बहुत ज़्यादा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? विषय वस्तु की प्रकृति। विषय वस्तु आप जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसका नेचर, उसका क्या समथिंग कैसा है जिससे वो चीज़ समझ में आए। कहाँ पे आपके सारी जो टीएलएम है वो एक ही सब्जेक्ट में थोड़ी अप्लाई हो जाएगी, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग मैटर होगा ना, साइंस के अलग, हिंदी का अलग और सबका अलग अलग। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं? क्लास में जब एजुकेशन हो रही है, क्लास चल रही है, तब कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एक कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है? शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, पाठ्य वस्तु की ज़रूरत नहीं है, कि छात्र की नहीं है, कि अभिभावक की नहीं है? तो आपको सभी को पता है कि जब आप क्लासरूम शिक्षण की अगर सिर्फ बात की गई होती तब तो ये क्वेश्चन गलत होता, बट आपको यहाँ पे कक्षा शिक्षण की बात की गई तो इसका मतलब सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए जो कि है, वहाँ पे पाठ्यवस्तु होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि है, वहाँ पे शिक्षक होना चाहिए जो कि है, लेकिन अभिभावक की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे अभिभावक की वहाँ पे कोई नीड नहीं है कम्युनिकेशन में, वो भी कक्षा शिक्षण में। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है? एक टीचर क्लासरूम में अंताक्षरी करवा रहा है, काव्य पाठ करवा रहा है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स को वो अराइज करवा रहा है, तो किस शिक्षण के सिद्धांत का इस पर लागू होगा, कि कौन सा सिद्धांत इसमें आएगा? नियोजन का, निश्चित उद्देश्य का, क्रियाशीलता का, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए।
फटाफट बताइए विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ के साथ आप किस ऑप्शन के साथ जाना प्रेफर करेंगे। आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियोगिता हो रही है, एक एक्टिविटी हो रही है, प्रतियोगिता कंपटीशन हो रहा है, कोई कार्य चल रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्रियाशीलता का सिद्धांत इज बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे है उदाहरण एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण का सूत्र है। उदाहरण बताइए एवं दृष्टांत दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसके थ्रू एक सामान्य नियम या सिद्धांत बना रहे हैं, तो ये शिक्षण सूत्र क्या होगा। तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। बताइए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ, कोई भी गलत नहीं करेगा। फटाफट बताइए राइट आंसर आप सभी क्या चूज करेंगे, किस ऑप्शन के साथ जाना बेस्ट है आपके लिए। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट। आप सभी को बता दूं राइट आंसर आपका यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर। आप विशिष्ट से स्पेशल चीज़ों से जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। पहले आप स्पेशल चीज़ को देखेंगे, उसकी भूमिका समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके सामान्यकरण में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी। बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करेंगे, आप सभी को पता है कि फ्रोबेल साहब ने दी है, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हमने किया है, उस पर नहीं रुकते हैं। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। जो बच्चे हैं उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो थिंकिंग है, उनको एक अरेंज वे में, अरेंजमेंट के साथ अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है, जिसमें वो अपनी बात को कह सके, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। प्रश्नोत्तर प्रविधि, प्रयोगशाला, पाठ्य पुस्तक, वाद विवाद। कौन सा ऑप्शन अच्छा है बताइए। 8 के लिए आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे बताइए। सभी लोग लिख लिख कर बताइए। आप लोग ए भी लिख देते हैं, ये भी गलत तरीका है। इस तरह आपका क्लियर रहेगा, रिवाइज होगा, आएगा। अगर चीज़ें पेपर से रिवाइज होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाती है कभी कभी, आपकी किस्मत के ऊपर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो वो अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है, एकदम मस्त हो जाएगा पेपर। ध्यान रखिएगा, 50 नंबर वाला स्कोरिंग भी बहुत होता है। देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, वाद विवाद। इसके थ्रू बच्चों अपनी बात को ना कह पाते हैं। जैसे कंपटीशन हो रहा है, 4 लोगों की बात को सुन रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें ना किसी में से इंसान कुछ चुरा भी लेता है। अच्छा हाँ, ये तो बेस्ट टॉपिक था, बोलने लायक था, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। और ये वाद विवाद का जो प्रविधि है ना, ये वाकई में बहुत अच्छा होता है। आप हर फील्ड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है, रचयिता कौन है, किसने कहा है, किसको माना जाता है, यही एक प्रश्न पूछता है। आप सभी को बताना चाहोगे राइट आंसर सुकरात, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। आगे चले, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि। संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन, ये प्रभावी की बात की गई है यहाँ पे। प्रभावी होगी, इफेक्टफुल होगी, इम्पैक्ट डालेगी कब। मंद गति से होगा, एकदम स्लो स्लो होगा तब, या अनेक व्यक्तियों के, बहुत सारे लोगों के साथ होगा तो बहुत तेजी नंबर बहुत तेजी से होगा तब, स्पष्टता के साथ होगा तब। अच्छा कम्युनिकेशन आप कब कहेंगे कि ये वाकई में कि बातचीत बहुत अच्छी हुई और चर्चा बहुत अच्छी हुई, आप ये भी कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा, 10th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे बताइए। फटाफट बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं। फटाफट, डू इट फास्ट एवरीवन। आप सभी को पता है स्पष्टता के साथ कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कम से कम क्लियरेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चले, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट 11th है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षा अपनाता है। जब क्लासरूम्स कम होते हैं तो क्या करता है, क्या करना चाहिए। सहभागी शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, उपचारात्मक, बहुकक्षा। एक ही ऑप्शन सस्ता टिकाऊ बेस्ट है, वो है बहुकक्षा। जब क्लासरूम्स की कमी है तो अक्सर ऐसा प्राइमरी स्कूल में देखने को मिलता है, या तो बच्चे नहीं आए हैं या तो क्लासरूम में कम है, तो उसमें ढेर सारे अलग अलग, एक कोने में एक ग्रुप, एक कोने में एक ग्रुप, एक कोने में एक ग्रुप। ये चीज़ मुझे जब मैं टीचिंग करने गई थी तब मुझे देखने को मिला था। फिलहाल जब हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो कभी कभी टीचर नहीं रहते थे, तो वहाँ पे क्लास को कंबाइन करे, या तो सेक्शन की क्लास रहती थी जब, तो सेक्शन ए सेक्शन बी रहता, तो कभी कभी टीचर नहीं आए हैं तो कंबाइन कर देते, तो वहाँ पे देखा था, या तो मैं टीचिंग दौरान मैंने ये चीज़ देखी। आगे चले, देखिए नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब क्लास चल रही है, क्लास में पढ़ाई हो रही है, जो प्रशंसा वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, पुनर्बलन, नियमन या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कौन सा ऑप्शन अच्छा है। आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करेंगे क्लास में,
आप क्लास में पढ़ाने गए हैं, सीधी सी बात है, आप जाइए, पढ़ाइए, बच्चों को समझाइए, कुछ वो पूछते हैं उनको बताइए। आप जो अच्छे शब्दों का, प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे, उचित शब्द को बच्चों के लिए, वो क्यों यूज़ करेंगे, क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य आप लेकर इस चीज़ को जा रहे हैं। तो राइट आंसर है पुनर्बलन कौशल। आप उनको रेनफोर्समेंट करेंगे, उनको बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जाहिर सी बात है, आप पढ़ा रहे हो कोई चीज़ अच्छी है तो यही आप कहेंगे ना, शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, कीप इट अप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या होगा, बच्चे का मनोबल बढ़ेगा। जब 4 बच्चों के सामने एक बच्चे के लिए क्लैपिंग बजती है तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, वाकई में होती है। आप सभी के लिए जब भी कभी बजी होगी, अगर बहुत उम्मीद है कि बजी होगी, तो वो चीज़ फील होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 13, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग कराने से। जब क्लास चल रही है और वहाँ पे हम टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स जो है टीएलएम का प्रयोग करवा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करने से क्या मतलब है, छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, समझ में आ जाता है, रुचिकर लगता है, आसानी से वो समझ जाते हैं, छात्रों का मानसिक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है कि सभी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 13 में आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे ये बताइए, कौन सा अच्छा ऑप्शन है। आप सभी को पता है कि जब आप टीएलएम का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सभी तरीके से विकास उनका बढ़िया से बढ़िया होगा, बौद्धिक भी, मानसिक भी, सब कुछ समझने में आसानी होगी, आपको समझाने में भी आसानी होगी। हर तरीके का बच्चा अलग अलग तरीके से समझता है, तो कोई बात से समझ जाएगा, तो कोई सामग्री के थ्रू समझ जाएगा। तो क्लासरूम में जितने बच्चे थे सब समझ गए। क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए, फेनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है। आपसे पूछ रहा है कि फेनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम, दृश्य श्रव है, दृश्य है, श्रव्य है, इलेक्ट्रॉनिक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट बताइए। राइट आंसर क्या होगा, 14 का। आप सभी एक बात ध्यान लीजिए, हर एक क्वेश्चन ना अपने साथ आंसर को वहीं बता देता है, आपको क्वेश्चन समझना होगा तभी आप अच्छा कर ले जाएंगे। बोर्ड की बात की गई है ना, तो बोर्ड का मतलब क्या है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। तो बोर्ड पे क्या होता है, चीज़ें दिखती हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे दृश्य वाला ही होगा। ठीक है, वहाँ पे आप देख के काम कर रहे हैं। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी प्रकृति जो है, ऐसा कौन सा टीएलएम है जो प्रकृति से प्राप्त नहीं, तो एक ही यहाँ पे है मानचित्र, और बाकी जितने कंकड़ पत्थर, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सब जो टीएलएम है सब नेचर से मिलते हैं। मानचित्र खुद बनाया जाता है, मैन मेड होता है। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2019 का पूरा खत्म कर लिया। अब हम बारी है 18 को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आप सभी के सामने 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं, शिक्षण सूत्र और शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत है, नाम याद रखिएगा। नाम अगर क्लियर रहेगा तो नाम से क्या चीज़ें उसके अंतर्गत आएगी आप ये लिख ले जाएंगे। ये सिद्धांत और सूत्र की एक खूबी है कि वो अपने नाम में ही आपको पूरा डिफाइन कर देता है कि मतलब क्या है उनका। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, कौन सा नहीं है बताइए, फटाफट बताइए। राइट आंसर क्या होगा, एक ही सस्ता, बेस्ट, टिकाऊ है जिसको आप लॉक कर सकते हैं एकदम। तो ये है डी ऑप्शन, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि नहीं है। बाकी क्रियाशीलता, रुचि और प्रेरणा, ये तीनों सिद्धांत है शिक्षण अधिगम के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। संप्रेषण के घटक है कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके कंपोनेंट है, अंग है, हिस्सा है, पार्ट है, कुछ भी कह सकते हैं। प्रेषक, ग्राही, संदेश, उपयुक्त सभी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैसेज की ज़रूरत पड़ती है, रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, सेंडर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भेजने वाला होना चाहिए, क्या भेज रहा है वो होना चाहिए, कोई लेने वाला होना चाहिए। तो क्या है राइट ऑप्शन, क्या होगा, थर्ड का राइट ऑप्शन। सेकंड का राइट ऑप्शन क्या होगा, एक ऑप्शन बेस्ट है, वो है उपयुक्त सभी। तीनों बहुत ज़रूरी है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है। ऐसा कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसमें सुनना और बोलना दोनों नहीं है, देखना नहीं है। ठीक है, बताइए। चलचित्र है, कंप्यूटर है, टेलीविज़न, रेडियो। एक ही ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज एक्टिविटी नहीं मिलती है। रेडियो में नहीं मिलेगी, बाकी तीनों में मिलेगी। आगे चले, नेक्स्ट। भ्रमण प्रविधि के चरण। भ्रमण प्रविधि, घूमने वाली जो प्रविधि है, जो टेक्निक है, उसका क्या मतलब। शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव होगा, पर्यटन स्थल का आप चयन करेंगे, पर्यटन स्थल हित सामग्री या उपयुक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सीटेट में आपको मिलेगा। अभी से मार्क कर लीजिए, ऐसा प्रश्न आपको सीटेट में मिलेगा। एक क्वेश्चन रहता है सीटेट में,
कि बच्चा मतलब माँ बाप भी रहते बैडमिंटन खेलते रहते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं उनका मतलब वो पेशा रहता है, फिर लड़की भी उनकी प्रैक्टिस करती है, ले जाते हैं उसको कोर्ट में एडमिशन करवाते वगैरह वगैरह, ऐसे भी रहता है, घुमाने के ऊपर ही रहता है, बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन सीटेट का है, समझिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। और फर्स्ट सेमेस्टर से ही टेट, सुपर टेट, सीटेट में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बाल विकास शिक्षण अधिगम से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा आपको ये। आगे आप जाएंगे तो नया नया चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी है। आगे बढ़ें, नो डाउट। नेक्स्ट, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। प्रयोग प्रदर्शन एक्सपेरिमेंट करने वाली विधि ये किस में ज़्यादा यूज होती है? इतिहास में, भाषा में, विज्ञान में, नागरिक शास्त्र में? बताइए किस सब्जेक्ट में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं? एक ही अच्छा है, साइंस। साइंस में ही तो आप, विज्ञान में ही तो आप प्रयोग जाते हैं, लेबोरेटरी आप साइंस सब्जेक्ट के लिए जाते हैं कि मैथ करने के लिए? आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखिए, पाठ के प्रमुख तथ्य जो मेन फैक्टर्स हैं उनको बार बार रिपीट करना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत है? कोई चीज़ आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, तो ये चीज़ किस में आएगी? कौन सा सिद्धांत है? प्रेरणा, चयन, नियोजन, आवृत्ति, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? बताइए सिक्स का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? देखिए, आपको सिद्धांत से एकदम पका पकाया क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर ये चाहता आप जान रहे हैं, इसका आंसर आपको पता है, आवृत्ति का सिद्धांत, रिपीट वाला सिद्धांत, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा है आपको ये पता होगा तभी आप इस चीज़ को कर ले जाएंगे। इस चीज़ का अर्थ पता होना आपको जरूरी। नियोजन का जैसे मतलब क्या है? प्लानिंग करना, तो प्लानिंग का कोई उदाहरण आपको देगा, प्लानिंग की कोई बात आपसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे बार बार दोहराना पूछा था, ऐसे प्लानिंग का कुछ पूछेगा, फिर आपको ये बताना होगा नियोजन का सिद्धांत। आपसे ये नहीं जल्दी कहेगा, बहुत कम ही चांस है कि आपसे ये पूछेगा कि नियोजन का सिद्धांत क्या होता है। एक दो क्वेश्चन पूछ सकता, नहीं तो जो क्वेश्चन आते हैं ना, उदाहरण आपको देगा, उसका नाम पूछेगा। यही आपको समझना है। पेपर करने का मतलब है कि आप उस जीस्ट को समझिए कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को बनाता है। ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जितनी कोशिश हो रही है मैं अपनी तरफ से पूरी कर रही हूँ कि आपको समझा दूँ, आप पूरा एकदम अच्छे से करके जाइए और अच्छा पेपर करके आइए। देखिए, शिक्षण को आनंददायक, एकदम इंटरेस्टिंग, मस्त, मनोरंजक, फुल इंटरटेनमेंट या इंटरेस्टफुल बनाने के लिए उत्तम प्रविधि क्या है? आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी जो क्लास है, जो आप पढ़ा रहे हैं, एकदम मस्त हो जाए, इंटरेस्ट के साथ हो जाए, एंटरटेनमेंट भी बच्चों का हो जाए? व्याख्या देंगे तो, स्पष्टीकरण क्लियरेंस करेंगे तो, अवलोकन निरीक्षण करेंगे तो, जांच पड़ताल करेंगे और खेल गतिविधि करवाएंगे तो। एक ही ऑप्शन अच्छा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया। आप बच्चों को खेल के थ्रू सिखाएंगे तो, आप खेल के थ्रू सिखाना कैसे? जैसे आप, जैसे होता है, आपको एक बोर्ड ले लीजिए, बोर्ड रहता ही है, एक तरफ एप्पल, मैंगो वगैरह वगैरह बना दीजिए, एक तरफ उनके नाम लिख दीजिए, तो रंग बिरंगी चीज़ें रहेंगी तो बच्चे क्या इंटरेक्ट होंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, उसको वहाँ मिलाएंगे, ऐसे वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण प्रविधि के प्रकार। शिक्षण प्रविधियाँ जो हैं उनके प्रकार, कौन सा इसमें से प्रकार एक नहीं है? प्रश्नोत्तर, कहानी, वर्णन, उपयुक्त सभी, कौन सा है कौन सा नहीं, ये आपको पूछा गया है। एट्थ ऑप्शन क्या होगा? एट्थ का राइट आंसर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि शिक्षण प्रविधि के प्रकार, तो वर्णन भी है, प्रश्नोत्तर भी है, कहानी भी, उपयुक्त सभी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण, चार ऑप्शन दिया, एक इसमें से ऐसा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं। ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, पूर्ण से अंश, प्रेरणा का सिद्धांत, कौन सा नहीं है? आपसे सूत्र की बात की गई है, जाहिर सी बात एकदम सटीक ऑप्शन दिख ही रहा है। जब सूत्र पूछा गया है तो सिद्धांत की जरूरत ही क्या है? यही ऑप्शन गलत है और बाकी सही है। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षण को पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस नॉलेज पे, प्रीवियस नॉलेज को उठाओ, नया उसमें जोड़ो, तब बच्चे को आ जाएगा। यही सीधी सी बात है। चीज़ों को रिलेट करिए रियल लाइफ से, तब आपको कोई चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझना पड़ेगा। पूरा गेम समझने पे डिपेंड है। ठीक है, देखिए, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना, बेस बनाकर लेकर चलना, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है? तो ज्ञात से ज्ञात, पूर्ण से अंश, स्थूल से सूक्ष्म, सरल से कठिन। फटाफट बताइए, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी और आपका भी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो ज्ञात से अज्ञात है, नोन टू अननोन, जो चीज़ बच्चे जान रहे हैं उनसे पूछिए। ये मत चाहिए, ये मत उनको जनवाइए कि आप उनका टेस्ट ले रहे हैं, बस इतना आप भाप लीजिए कि इतने तक बच्चों को पता है, अब हम इसके आगे इंक्लूड करके जोड़ के उसमें नया पढ़ा देंगे। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, 11th, सहयोग की भावना का विकास संभव है। शेयरिंग अदर्स, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, हर जगह लाइफ में यूज होता है, छोटे रहे तो, बच्चे रहे तो, बड़े रहे तो। ठीक है, शेयरिंग की जो भावना का विकास है, सहयोग का, वो किससे आता है? समूह कार्य से, प्रश्नोत्तर से, वाद विवाद से, सहायक सामग्री से।
क्या ऐसा आप करेंगे या करवाएंगे जिससे बच्चों को अंदर सहयोग की भावना का विकास होगा? एक ही ऑप्शन अच्छा है, वो भी समूह कार्य। जब आप समूह में कार्य दे देंगे ना तो सहयोग की भावना का एहसास होगा कि यार अगर वो बंदा होता तो वाकई में ये काम कर। कोई हर बच्चा अलग अलग चीज़ में निपुण होता है, कोई पार्ट किसी को समझ में आया, कोई किसी को। तो ये होता है अगर किसी किसी कारणवश वो नहीं आ पाया तो यार अगर वो बंदा होता तो अभी काम फटाक से हो जाता। क्यों ऐसा होता है ना? आगे चले, नेक्स्ट देखिए। बच्चों में कल्पनाशीलता इमेजिनेशन का विकास कैसे किया जाता है? बच्चे हैं छोटे, उनमें आप इमेजिनेशन का विकास कैसे करेंगे, कैसे उनको उचित तरीके से सिखा ले जाएंगे, बता ले जाएंगे? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे उचित अच्छा है। 12th का राइट आंसर क्या होगा बता सकते हैं? कल्पनाशीलता की जब बात कही जाए ना तो एक ही टिक मारा करिए कहानी। ऑप्शन देख लीजिए लेकिन कहानी ही बेस्ट है। आप आधी कहानी बता दीजिए, उसके बाद कहिए कि बेटा अब तुम थोड़ी कहानी लिख के आना। तो बच्चे क्या करेंगे ना, अपने मनगढ़ंत रूप में कुछ भी बना के ज़रूर ले आएंगे, अगर वो लेबोरियस बच्चे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं तो। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। जो शिक्षण सूत्र हैं वो पथ प्रदर्शन का मतलब रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे रास्ते से चलो, आप ये काम हो जाएगा। जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, जिनसे उनके जो सिद्धांत है उनसे व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। यह बात किसने कही है? रूसो ने, हर्बर्ट गुली ने, रेमंड ने और आरसी सक्सेना ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की। राइट आंसर है रेमंड। यह कथन रेमंड साहब ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचार करने के लिए क्रियाकलाप कराया जा रहा है, एक्टिविटी करवाई जा रही है, अभ्यास कार्य कराना, खेलवाने गतिविधि का आयोजन करवाना, समूह चर्चा, उपयुक्त सभी। 14 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट दे। उपचार करने की बात की गई, उपचारात्मक शिक्षण हेतु राइट आंसर उपयुक्त सभी। समूह चर्चा भी अच्छी है, खेल वाला भी काम अच्छा है और अभ्यास प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आगे बढ़े, 15 देखिए। प्रभावशाली संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है? इफेक्टिव संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या होगी? एक पक्ष का होगा, द्विपक्ष का होगा, कि दोनों होगा, कि कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा प्रभावी संप्रेषण, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस है? तो वो है यहाँ पे द्विपक्षीय। कैसे है? टीचर आया, अपनी मर्जी से पढ़ाया, बच्चों से ना पूछा ना कुछ, चला गया, एक पक्ष हो गया। बच्चों को समझ में आया नहीं है क्या मतलब? द्विपक्षीय में टीचर ने आया, पढ़ाया, टॉपिक बच्चों से पूछा, बच्चों से टीचर से पूछा, तो दो पक्ष का कम्युनिकेशन अच्छा हुआ ना, बच्चे की भी प्रॉब्लम दूर हो गई और टीचर भी हेल्प मतलब सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो यूज़फुल हो गया। इसीलिए आपसे कहती हूँ कि जो आपको बता रही हूँ आप मुझे एक कमेंट दे देंगे तो कम से कम ये रियलाइज़ रहता है। बाद में मैं कमेंट देख लेती हूँ कि हाँ ठीक है चलो जो भी था अच्छा था। आगे बढ़े, ये रहा 2018 का 15 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं 17 की ओर। बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, फटाफट ख़त्म करेंगे। 17 का देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? एक बात आपको बताना चाहूँगी इस प्रश्न से रिलेटेड, यह जो प्रश्न है बड़ा विवादित है क्योंकि इसमें रायबर्न भी सही और बर्टन भी सही है। ये मैंने क्रॉस चेक किया है, आपकी बुक में पेपर में आया था इसलिए लिया। अब ये मैं आपको दोनों में से कोई भी क्लियरेंस नहीं कर सकती हूँ कि कौन सा सही है, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मैंने दोनों में, सीरीज में भी देखा अलग, बुक में भी देखा अलग अलग। तो अगर आपको दोनों में से, चारों में से एक ही आएगा तो आप दोनों में से एक कोई टिक मार दी, या अगर किसी को क्लियरेंस कहीं मिल जाता तो मुझे भी बता देगा। आगे बढ़ें, जो गलत है वो नहीं बताऊंगी कि क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन काल शिक्षण विधि क्या थी? पुराने समय में जो शिक्षण विधियाँ चल रही थी वो क्या थी? पाठ्य पुस्तक के केंद्रित थी, बाल केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित थी और पाठ्यक्रम केंद्रित थी? बताइए क्या होगा? फटा आधुनिक नहीं पूछा है, प्राचीन काल पूछा है। आधुनिक और प्राचीन काल की जो शिक्षण विधियां, पढ़ाने का तरीका है वो चेंज हो गया है, समय चेंज हुआ तो चीज़ चेंज हुई। तो राइट आंसर शिक्षक केंद्रित। टीचर हुई जो सब कुछ होता था, जो टीचर कहता था उसी के अकॉर्डिंग प्राचीन काल में हुआ करता था। अब तो बाल केंद्रित हो गई, आधुनिक में बाल, प्राचीन में शिक्षक। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, जब आप टीचिंग करवा रहे हैं क्या करना, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? पाठ्य पुस्तक को, समय विधि को, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर को, कि परीक्षा को? किस पे आपका फोकस, अटेंशन होना चाहिए? आपका सारा ध्यान बच्चों की इंटरेस्ट और उनके मेंटल लेवल पर हो। आप एक तो ऐसा पढ़ाओ कि उनको इंटरेस्ट आए, और दूसरा ये है कि उनके लेवल के हिसाब से। 10th के बच्चों को आप 5th क्लास की चीज़ पढ़ाएंगे, क्या मजा आएगा? सब बकवास हो जाएगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। फिर क्या है, शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम क्या होता है? शिक्षण को एक अरेंज में, एक इम्पैक्ट में, इफेक्टिव रूप में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? गतिविधि, शिक्षण विधि, अभ्यास कार्य, प्रश्न। ऐसा आप क्या करेंगे जिसमें इंटरेस्टफुल हो जाए, मज़ा आ जाए, काम भी बढ़िया हो जाए और आपकी मेहनत भी यूज़फुल हो जाए? एक ही है शिक्षण विधि।
आप शिक्षण विधि का इस्तेमाल करके जब काम को करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, शिक्षण विधियां आधारित होती किस पे डिपेंड होती, किस पे बेस पे चलती हैं? बच्चों की संख्या पर, शोध पर, गतिविधियों पर, शिक्षण सूत्र पर। बताइए किस पे चलती है? फिफ्थ के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यू? बताइए फिफ्थ के लिए राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे शिक्षण जो विधियां हैं वो सूत्रों पर आधारित होती, सूत्रों पर डिपेंड होती हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए, किंडरगार्टन विधि आधारित है किस पर? बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, ये हमारे फ्रोबल हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, संप्रेषण की प्रक्रिया, यहाँ पे क्वेश्चंस घूमेगा, कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूछा है तो राइट आंसर क्या जाएंगे आप? एक पक्ष, दो पक्ष की, दोनों की, कोई नहीं? बताइए, ये आप बताइए। सेवन्थ आप बताइए। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि कोई गलत नहीं बताएगा। दोनों क्वेश्चन आपको जैसा लग रहा है ना, अभी पहले हमने 18 में किया, फिर 17 में फिर आया, लेकिन एक हल्की सी कड़ी अलग है। वहाँ पे प्रभावी संप्रेषण की बात की गई थी, यहाँ पे संप्रेषण की बात की गई है, ठीक है। वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात की, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की गई है। तो वहाँ पे जब इफेक्टिव था तो दो पक्ष ही सही था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन की बात की गई तो दोनों है। यहाँ पे एक पक्ष भी और दो पक्ष दोनों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है कौन सा? एक सही शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात, कि सूक्ष्म से स्थूल, मूर्त से अमूर्त, अंश से पूर्ण की ओर। एक ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान से रखिएगा, शिक्षण सूत्र के नाम सिद्धांत सब याद रखिएगा। वो है सी, मूर्त से अमूर्त। आगे चलते हैं नेक्स्ट नाइन्थ देखिए, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे कौन सा शिक्षण का एक सामान्य सा सिद्धांत नहीं है? सिंपल सा पूछा कि चार ऑप्शन दिया है, कौन सा एक है जो सिद्धांत नहीं है? रुचि नहीं है, नियोजन नहीं है, क्रियाशीलता या परिणाम। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, क्यों आया था कुछ देर पहले? मुझे तो यही लग रहा है कि अभी हमने किया था। तो परिणाम नहीं है, बाकी है। देखिए आपका रिपीट हुआ है। पूर्ण से अंश की ओर किस पे बेस्ड है? पूर्ण से अंश का जो शिक्षण सूत्र है वो किस पे आधारित है? शिक्षण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र पर, जीवन विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर? ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट बताइए। 10th का राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, डिपेंड है तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। कोई गलती नहीं करेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए। स्थूल वस्तु का मतलब है जो आप देख सको, छू सको, महसूस कर सको, ठीक है, देख सको आंखों से, शब्दों और परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह बात किसने कही है? अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ चीजें जो गलत रहती ना उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुई, इसका भी बहुत विवादित है। इसका मुझे सीरीज में पेस्ट्रोलॉजी देखने को मिला और बुक में हर्बर्ट स्पेंसर मिला। अब यही नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको सही क्या बता दूं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि अगर देखिए मेनली मेरे अकॉर्डिंग तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ही सही है। इनका जो रोल था इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा था, फिलहाल सुनने में यही है। अब ये ऑप्शन इतने अलग अलग हैं कि मैं आपको क्लियरेंस नहीं दे रहा। अगर किसी को क्लियर होता है तो मुझे भी बता देगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, देखिए रिपीट हुआ ना। अब एक्सपेरिमेंट की बात फिर पूछी गई थी, फिर पूछा गया था। एक ही ऑप्शन है साइंस। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आया क्वेश्चन रिपीट ना, सामने सामने देखा आपने खुद। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहयोग शिक्षण प्रविधि है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में कौन सी ऐसी प्रविधि है जो सहायक है? बताइए, आराम से बताइए। 13 का राइट आंसर क्या होगा? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? प्रश्नोत्तर, पर्यटन, कहानी, व्याख्या। अवलोकन की बात की गई है, जांच की बात की गई, एनालिसिस की बात की गई है, ठीक है। शिक्षण प्रविधि आपसे पूछ रहा है तो राइट आंसर है पर्यटन। अवलोकन करने के लिए जाना पड़ता है अलग अलग तरीके से, ये पर्यटन के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ पे है छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हेतु क्या उपयुक्त है। ये देखिए ये भी रिपीट हो गया, पूर्व ज्ञान की बात की गई है, प्रीवियस नॉलेज को आपको जानना है। कौन सा ऑप्शन टिकाऊ होगा? अब बताइए, अब तो आप बताइए। श्यामपट, प्रस्तावना, पुनर्बलन, उद्देश्य, कथन, कौशल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत मस्त है, वो भी क्या? प्रस्तावना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कौशल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही पूर्व ज्ञान जो प्रीवियस नॉलेज है उनके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 15, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। ये भी रिपीट हो गया, देखा आपने। 3-4 क्वेश्चन तो मेरे साथ आपका रिवाइज करते करते, इसीलिए मैंने कलेक्ट करके बनाया
क्योंकि जब 19 का अलग करवाओ, 18 का, 17 का, सबका अलग कराओ तो मुझे भी इतना थोड़ी याद रहता है कि वहाँ ये रिपीट। अभी हम करवा रहे हैं तो आपको देखिए रिपीट मिल गया। अब आप सब देख लीजिए, अब क्या पता इसमें से आपका हो सकता है कि बहुत और ज़्यादा रिपीट हो जाए, तो आपका आराम से काम बन जाएगा। और बहुविकल्पी ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप जो अंदर लिख के आएंगे ना वो कोई दिक्कत इतनी नहीं है, सब सही हो जाता है। सिर्फ बहुविकल्पी पे ही फोकस रखिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 है। कहानी के द्वारा कल्पना का ही सारा काम हो जाता है। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है 17 का भी कंप्लीट कर लिया। ये 15-15 रहते हैं ना, तो 15 का 15, 35, 15, 45, टोटल हमने 45 क्वेश्चंस को किया बहुत ही कम समय में। ये टाइम इम्पॉर्टेंट आपके लिए बहुत है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान रखेंगे तो अति लघुत्तरी और लघुत्तरी सब बनाकर लिख ले जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको इतना आता है कि आंसर राइट अपने तरीके से कैसे करना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा तरीका अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आपकी मदद मिली होगी। टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा, आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। और मेरे साथ एक बार रिवाइज हो ही गया आपका। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए भी देते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।